जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आज फिर चलते हैं उस मुद्दे पे जिस पे कि शायद आप भी परेशान होंगे। मीडिया में जो खबरें आती हैं या सोशल मीडिया पे जो भरा पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन और कब तक। एक बात आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की भी बात आई थी कि आज से 20 तारीख तक के बीच में ये होना था। पर क्या है सच्चाई? क्या वाकई में ये होना था या मीडिया के थ्रू कहीं से एक सूत्र के द्वारा ये खबर फैलाई गई थी कि होना है? सारे मीडिया में था ये कि बैंगलोर में 18 से 20 भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और शायद उस अधिवेशन में ये कॉल लिया जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि नड्डा साहब शायद पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपने टेन्योर को तो क्रॉस किया, साथ में इतने साल तक एक्सटेंशन पे रहे। इतने साल तक जो एक्सटेंशन है उनका, वो सेकंड टर्म भी कंप्लीट कर लिया होता उन्होंने, अगर फिर से उस समय चुनाव हुआ होता तो। ये 6 साल का दौरान तकरीबन आने वाला है, हो जाएगा। नड्डा साहब अध्यक्ष रहे इस भारतीय जनता पार्टी के। अभी तक जो बातें आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जल्द ही चुन लिया जाएगा। 50% राज्यों में चुनाव के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद मंडल और केंद्र जो होता है पार्टी अध्यक्ष राज्यों में, उसके बाद खैर वो तो हुआ नहीं। क्या रीजन है? क्या ये जानबूझकर राज्यों के अध्यक्षों का पद नहीं भरा गया क्योंकि हमें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देना है? क्या रीजन है? क्या आपके नाम पे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तावित नामों पे संघ मोहर नहीं लगा रहा, या संघ द्वारा दिए गए नाम पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता यानी कि मोदी जी और शाह जी का सहमति नहीं है? अब एक नया नाम आ गया है, सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये साउथ के जो 5 स्टेट है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना और कर्नाटक में 131 लोकसभा की सीट है तकरीबन, अगर मैं गलत ना हो तो, जो मेरे कैलकुलेशंस और मैंने जो जोड़ के देखा। इसमें पिछले 2024 के चुनाव में बहुत ही परसेंटेज कमी रही थी, यानी कि 29-30 के आसपास सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिला। वहां कांग्रेस ने साउथ के 5 स्टेट्स में इनको हरा दिया। ज्यादातर सीट रीजनल पार्टीज ले गए थे। तमिलनाडु में तो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ही नहीं हुई, गिनती ही नहीं शुरू हुई। केरला में उन्होंने बहुत मुश्किल से 1 सीट पहली बार हासिल की। तेलंगाना में कुछ सीट्स मिले अलायंस के फेवर के कारण। कर्नाटक में इन्होंने थोड़ा बहुत गेन किया। तो सवाल यह उठता है कि 2029 की तैयारी के लिए, क्योंकि जो भी नया अध्यक्ष होगा वो 2029 के, और जो राज्य में चुनाव होने हैं 2027, 28, 29, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि बंगाल, बिहार, केरला, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में जो चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी चुनाव है विधानसभा के 29 के पहले, और यही केंद्र अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उन्हीं के संचालन में यह होगा। तो मोदी जी और शाह जी यानी कि द लेड बीजेपी एंड द अदर साइड भागवत जी आरएसएस अपनी पकड़ बनाने के लिए क्या करना है? एक नया नाम आ गया है, मैं उसी पे जानना चाहूंगा अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिरके जी से कि क्या साउथ में अपनी पकड़ बनाने के लिए सीतारमन जी का नाम एक, मैं आज पहली बार मैंने सुना, निर्मला सीतारमन, मदुराई तमिलनाडु बॉर्न, आंध्र प्रदेश से 3 टर्म्स राज्यसभा मेंबर, फिनेंस मिनिस्टर और शुरुआती में डिफेंस में भी थी वो। उन पे शायद भारतीय जनता पार्टी दाव लगाने की सोच रही है, पर वो उतने प्रिय नहीं है आरएसएस के लिए।
और शायद वो चेहरा एक कॉम्पिटिटिव चेहरे के तौर पे खड़ा किया जा रहा है। अगर महिला चेहरा आरएसएस देती है वसुंधरा राजे सिंधिया टाइप के, तो निर्मला सीतारमन को बीजेपी की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे जहां तक सुनने में आया है कि संजय जोशी फ्रंट रनर हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। मैं इस पे आपके साथ फिर बात करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं सीतारमन जी का नया नाम, या कौन किसका नाम सामने आ रहा है, क्यों कैन नेशनल कन्वेंशन के बारे में ये जो भ्रम पैदा किया गया था, वो क्या कारण हो सकता है? सुभाष जी। देखिए अजय जी, ये खबरें जो आई थी वो मार्च के पहले हफ्ते में वरिष्ठ बीजेपी सूत्रों से खबरें दी गई थी न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, और जिसके तहत कहा गया था कि 18 से 20 के दरमियान बेंगलुरु में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जाके मिलते हैं आरएसएस चीफ को, मोहन भागवत इनको, और उसके बाद उनमें चर्चा होती है। लेकिन उसके बाद खबरें सामने निकल के आती है कि कोई भी निर्णय जो है, फैसला जो है, बीजेपी के अध्यक्ष के पद पे नहीं हुआ है। पिछले 18 फरवरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, और उसमें बीजेपी की जो पार्लियामेंट्री बॉडी है उसको अधिकार दिए गए थे उस अधिवेशन में कि इमरजेंसी के रूप में बीजेपी के अध्यक्ष का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, उसके बारे में फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। और उसके तहत जो कार्यकाल जो है जेपी नड्डा इनका बढ़ा है, तो जेपी नड्डा इनका जो कार्यकाल बढ़ा है वो अब 5 साल से भी ज्यादा उनका समय हो गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी इनके बाद वो दूसरे नेता है जो जिनको इतने बड़ा कार्यकाल बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में मिला है। जाहिर है कि ये एक्सटेंशन जो दिया जा रहा है इमरजेंसी के रूप में दिया जा रहा है। ऐसी कोई इमरजेंसी बीजेपी के पास तो है नहीं, कोई ऐसा माहौल भी देश में नहीं है कि बीजेपी का अध्यक्ष है जो है वो लगातार एक्सटेंशन में चला जाए। इसका मतलब ये है इमरजेंसी यहाँ पे है कि बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में तलखी है, और ये तलखी के कारण ये इमरजेंसी है। जो आरएसएस नाम चाहती है बीजेपी के अध्यक्ष के पद के तौर पे, उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ग्रुप वो मंजूर नहीं है उनको। और यही कारण है कि जितने भी नाम फैलाए गए हैं उसमें से कोई भी आरएसएस के नजदीक का नहीं है। खास तौर पर सीतारमण इनका जो नाम है वो आरएसएस के नजदीक का नाम नहीं है। सीतारमण जी उनका जो कार्यकाल अगर हमने देखा, इससे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में वो थी, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर में वो लगातार है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी इनकी जो पॉलिसी है उसको आगे करने के सिवा और उनका कोई इंडिपेंडेंट कोई काम नहीं रहा है, और ये सब लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो नरेंद्र मोदी इनके पक्ष की लीडर है, ये सब जानते हैं, और ये नाम जो है वो आरएसएस कभी मंजूर नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि जो अधिवेशन है वो अधिवेशन ही नकारा गया है कि अधिवेशन ऐसा हमने कभी बोला ही नहीं था, हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो जो बीजेपी के नेताओं के तरफ से मार्च में जो बयान दिए गए थे वो किस लिए दिए गए थे? क्या वो ये भी एक टेस्ट केस था, एक लिटमस टेस्ट थी? ये भी हमें समझना होगा अजय जी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए जो अभी सामने आ रहा है, जेपी नड्डा अध्यक्ष के तौर पे, पार्टी अध्यक्ष के तौर पे, उनको दो ऐसे हिस्टोरिकल, पार्टी के हिसाब से मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट किया। एक तो जब अमित शाह जी अध्यक्ष पद से हटकर होम मिनिस्टर, गृह मंत्री बनते हैं, तो एडहॉक के तौर पे, शायद इसके पहले कभी एडहॉक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में नहीं बना था। जेपी नड्डा जी एडहॉक अध्यक्ष बनाए गए बिफोर उनका चुनाव हुआ एज राष्ट्रीय अध्यक्ष। 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। और दूसरा उनके लिए एक रिकॉर्ड या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ कि एक्सटेंशन पे एक अध्यक्ष इतने दिनों तक, सालों तक खींचकर, आखिर क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, और क्या खासियत है, और कितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी कि उनके बिना भारतीय जनता पार्टी चल ही नहीं पा रही। जी सुभाष।
जेपी नड्डा इतने बड़े नेता हैं, अगर वो होते इतने बड़े नेता तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार नहीं जाती। जहां से वो आते हैं जेपी नड्डा जी, वो हिमाचल प्रदेश तो बीजेपी के हाथ से निकल गया। वहां पे 2 टर्म बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो जेपी नड्डा के आते ही वो राज्य जो है वो हाथ से निकल गया। हालांकि नड्डा जी के समर्थक कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो एक राज्य के लिए क्यों वो इतना ध्यान देंगे, लेकिन जहां तक उनका स्टेट है वो भी अगर उनके हाथ में नहीं रहा तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्व क्या रहा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि जेपी नड्डा एक रबर स्टैम्प के जरिए काम कर रहे हैं। जो कभी बीजेपी आरोप करती थी कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस का अध्यक्ष हमेशा एक रबर स्टैम्प की तरह होता है, तो ये हम देखते हैं आज की तारीख में कि नड्डा जी जो है वो पूरी तरह से रबर स्टैम्प के रूप में काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो फिलहाल जब तक आरएसएस और बीजेपी का नरेंद्र मोदी गुट इनमें सुलह नहीं हो जाती किसी भी एक नाम पे, तब तक कुर्सी गर्म रखने के लिए उनका चयन किया गया है, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अजय जी, नहीं, एक चीज है कि क्यों भारतीय, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो 2 प्रमुख नेता हैं, खासकर मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि और लोग तो आप भी जानते हैं आज की तारीख में जो सामने आता है, कहां तक सच्चाई है कहां तक नहीं है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर जो भी चीज भारतीय जनता पार्टी में जो भी डिसीजंस ली जा रही हैं, कहा जा रहा है कि ये दुआ के द्वारा ही होता है। क्या सच्चाई है ये मैं उस पर नहीं जाना चाहता, हमें जाना भी नहीं चाहिए, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों जो एक नाम आरएसएस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, प्रेजेंट की गई थी, उठाया गया था, जिस पे मीडिया में आज भी चर्चा हो रहा है, संजय विनायक जोशी। संजय विनायक जोशी, क्या कारण है? क्योंकि देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, संजय विनायक जोशी और मोदी जी के बीच 2012 तक बड़े अच्छे रिश्ते थे, 2012 के थोड़े पहले तक, क्योंकि जब शंकर सिंह बघेला का जब विद्रोह का मामला आया था पार्टी में, आपको भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी को बाहर किया जाए, तब 1990 मुझे लगता है 1998 के चुनाव के दौरान ये शायद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया, सरकार बन गई, फिर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव बने 2001 में अगर जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्रीय नेतृत्व में केशु भाई पटेल को हटाने की बात नहीं की होती शायद, और मोदी जी को प्रोजेक्ट करने की बात नहीं की होती शायद, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री मोदी बन गए होते उस समय? क्योंकि संजय जोशी वो महासचिव और संगठन पे उनकी पूरी पकड़ थी गुजरात में, तो मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा हाथ संजय जोशी जी का रहा। और उसके बाद मोदी जी के काफी गतिविधियों में केंद्र के साथ, खासकर रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना, सेंटर के साथ एक ब्रिज के तौर पे जोशी जी ही रहे थे। पर 2012 में सडनली सीन चेंज कर जाता है कि मोदी जी, सुनने में आया था, मतलब जो मैं नहीं जानता, मैं तो आई वॉज नॉट अ प्रीवी टू इट, बट जो खबरों से और जो सूत्रों से पता चलता है कि मोदी जी ने गडकरी जी को फोन कर दिया था, उस समय अध्यक्ष थे वो, कि जोशी जी को भारतीय जनता पार्टी से हटाया जाए, और पूरा प्रेशर उन्होंने डाल दिया था। और उन्होंने कहा था कि मैं तो पार्टी राष्ट्रीय बैठक में आऊंगा नहीं अगर जोशी जी नहीं हटते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी हो गई, जोशी जी को किनारे करना पड़ा। फिर मोदी जी तुरंत चले गए पार्टी के राष्ट्रीय बैठक में। आखिर क्या था इतने सालों तक एक दोस्ती, एक रिलेशनशिप, एक साथ सडनली ब्रेक कर गया? और आज की तारीख में मीडिया में जो प्रोजेक्शन आता है वो ये है कि अगर जोशी बनते हैं तो मोदी विरोध करेंगे, और अगर जोशी बनते हैं तो मोदी हटाए जाएंगे, और अगर मोदी अपना चेहरा लाते हैं और वो जोशी के खिलाफ हैं, तो ये अजीब सा एक मैसेज जो मीडिया के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है उसमें? क्योंकि जोशी जी ने, मुझे जहां तक याद है, 370 महिला तलाक, ट्रिपल तलाक की बात मैं कर रहा हूं, अयोध्या के मामले में पूरी तरह से 100% समर्थन मोदी जी और उनकी सरकार को
संजय विनायक जोशी जी ने दिया। फिर जोशी जी के खिलाफ ये माहौल क्यों, या फिर उनका नाम सिर्फ इसलिए प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक डिफरेंसेस क्रिएट हो और द टीआरपी विच मैटर्स इन टेलीविजन। फिर नाम कौन हो सकता है? प्रदेश अध्यक्ष कब तक? नड्डा जी का एक्सटेंशन क्या फिर होगा? क्या है माहौल? सुभाष जी जरा इस पे आप विस्तार से बताएं, मैंने तो बहुत समय ले लिया आपका शायद। देखिए अजय जी, 1988 से लेकर 1995 तक गुजरात के पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी और संजय जोशी ये साथ साथ वहां पे उन्होंने काम किया बीजेपी के लिए। बताया जाता है कि उस वक्त भी नरेंद्र मोदी एक हुकुमशाह की तरह वहां पे काम करते थे, लेकिन संजय जोशी जो है वो एक साइलेंट वर्कर की तरह काम करते थे और जो आम कार्यकर्ता है वो उनके चहेते बन गए थे। तो ऐसे में गुजरात से अगर किसी को ऊपर आना है तो जाहिर है कि संजय जोशी या नरेंद्र मोदी ये एक ही आ सकते थे। ऐसे में 1996 में 1996 में शंकर सिंह वाघेला बीजेपी को तोड़ देते हैं और वहां पे वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और उसमें संजय जोशी का हाथ है, ऐसा आरोप नरेंद्र मोदी इनका था। उसके बाद ये 97 एक साल ही उनकी जो मिनिस्ट्री है शंकर सिंह वाघेला का कार्यकाल ही टिका, लेकिन उसके बाद संजय जोशी जो है वो बीजेपी के वहां पे पक्षधर बन गए और नरेंद्र मोदी इनको वहां से दिल्ली शिफ्ट किया गया। जैसा कि आपको याद होगा कि उस वक्त भी नरेंद्र मोदी वहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर में वहां पे बैठते थे, मीडिया से बात करते थे और जब भी उनको कोई बुलावा आता था नेशनल मीडिया में वो तुरंत वहां पे चले जाते थे। तो उनका जो मीडिया सेवीनेस है वो उस वक्त से है वहां पे और उनको ये पता था कि उनको वापस गुजरात में जाना है और वैसा ही हुआ कि केशुभाई पटेल इनको हटा के फिर 2001 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी इनको वहां पे मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद की हिस्ट्री सबको पता है। तो ये जो संघर्ष गुजरात बीजेपी में था वो संजय जोशी और नरेंद्र मोदी इनके बीच में था और आरएसएस अब इस पूरे मामले में वही संजय जोशी इनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है और जाहिर है कि नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। उनको वही दिन याद आते हैं जब उनको गुजरात से हटाया गया था। तो जाहिर है कि ऐसा कैपेबल अगर लीडर बीजेपी अध्यक्ष अगर बनता है तो उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद से भी हटाया जाएगा, ये उनको डर लगता होगा। शायद यही कारण है कि संजय जोशी इनको वो उनका नाम वो पसंद नहीं कर रहे बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में और इसमें ये डेडलॉक आरएसएस और बीजेपी में जो है वो चल रहा है। मेरी जो जानकारी है संजय जोशी इनके जो खास नेता है उनसे मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो एकदम आश्वस्त है कि उनको अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि वो सहज रूप से कह नहीं रहे कि वो बीजेपी के अध्यक्ष का पद उनको मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बीजेपी में उनको वरिष्ठ पद जरूर मिल जाएगा और उनका ये कहना है कि वो तब उनके जो नेता है उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। तो ये जो अच्छे दिन आएंगे ये कब आएंगे ये संजय जोशी और उनके कार्यकर्ताओं को पता नहीं है और ये सारा मामला टिका हुआ है कि मोहन भागवत किस तरह से नरेंद्र मोदी इनके ऊपर दबाव डालकर क्या आरएसएस को जो चाहिए वो नाम बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में वो लाते हैं या नहीं, यही इस पे निर्भर होगा। अजय जी नहीं, मेरा जो पहला सवाल था उस पर फिर मैं आ रहा हूं। अगर संजय जोशी नहीं तो दूसरी बात जो आ रही है महिला फेस वसुंधरा राजे सिंधिया जो आरएसएस की पसंद है। मोदी जी नहीं चाहते होंगे, मोदी और शाह तो कभी नहीं चाहेंगे। इनकी पसंद जो है यानी कि दुआ की जो पसंद है, जो लगता है सामने आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग फेस के तौर पर, वो है निर्मला सीतारमण। आरएसएस शायद उनके साथ। तो क्या लगता है अगर महिला फेस होगा तो ये सीतारमण का नाम क्यों आ रहा है? निर्मला सीतारमण जिन्होंने जो 3 बार राज्यसभा लड़ी, लोकसभा का जब उनको टिकट मिला तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है लोकसभा लड़ने के लिए, फिर भी उनको राज्यसभा से वो थी 28 तक हैं। उनको फिनेंस मिनिस्ट्री दिया गया, जबकि ये बातें आ रही थी, जो मीडिया की बात मैं कर रहा हूं कि शायद फिनेंस मिनिस्ट्री कोई नया चेहरा आएगा, पर निर्मला सीतारमण पे बैंक किया मोदी
शाह जी ने, क्या इस बार पार्टी अध्यक्ष के तौर पे, अध्यक्षा के तौर पे अगर फीमेल फेस आता है तो क्या लगता है कि इन पे फिर बैन किया जाएगा? साउथ के 5 स्टेट्स इनके लिए बहुत जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में भी, 2029 को भी अगर आप देखें तो। जी सुभाष जी। मुझे नहीं लगता कि निर्मला सीतारामन, इनका नाम जो है आरएसएस को पसंद होगा। मैंने पहले ही आपको जैसे कहा था कि निर्मला सीतारामन ये मोदी कैंप की मानी जाती हैं और आरएसएस को आज की तारीख में ये उनका प्लानिंग है कि मोदी इनके बाद क्या। तो अगली जो 10 साल या 20 साल की जो राजनीति है उसको देखते हुए आरएसएस अपने चालें चल रही हैं और यही कारण है कि वो ऐसे नेता को वहां पे लाएगी जो आगे बीजेपी को एक दिशा दे सके। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका नाम कब तक चलेगा इसको भी एक मर्यादा है। और नरेंद्र मोदी अभी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, क्या उसके बाद भी उनकी पकड़ रहेगी संगठन पे, बीजेपी पे? ये देखना होगा कि आरएसएस उनको उनकी ही जो उन्होंने यार्डस्टिक लगाई है कि 75 साल के बाद रिटायर्ड होना, वो उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजती है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो तो चाहेंगे कि 2040 तक वो वहां पे रहे। जो उनका कहना हमेशा वो बताते हैं कि 2040 तक उनको वहां पे भारत को एक दिशा देनी है उनको। तो ये सारा मामला देखते हुए आरएसएस हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। उसके मुताबिक अगर महिला भी देनी है तो मुझे नहीं लगता कि वो नरेंद्र मोदी इनके कैंप की होगी। नहीं, ये सवाल मैंने जानबूझकर आपसे इसलिए पूछा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके लिए बहुत ही अहम होगा आने वाले राज्यों का चुनाव। 2027 तक की अगर हम बात करें तो 2025 में जैसे बिहार विधानसभा इस साल होना है, न अक्टूबर नवंबर, जहां की स्थिति बहुत साउंड नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विदाउट जेडीयू भारतीय जनता पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती, यानी कि बैसाखी पे भारतीय जनता पार्टी। बिहार 2026 पश्चिम बंगाल, ममता जी, जहां वक्त को लेकर आप भी देख रहे होंगे मुर्शिदाबाद क्षेत्रों में जम के उपद्रव और अराजकता की स्थिति है, यानी कि उन्होंने केंद्र के इस एक्ट को ना सिर्फ डिनाई किया पर उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। और ममता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा चैलेंज रही है। तमिलनाडु, जहां की लोकसभा में एक सीट नहीं इनको मिल पाया। केरल विधानसभा, जहां लोकसभा में आप देखें तो मुश्किल से एक मिला, और केरल में ऐसे भी विधानसभा इनके लिए बहुत मुश्किल है। असम विधानसभा, बॉर्डर क्षेत्र, बहुत मुश्किल से ये जगह बना पाते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, अगर आप योगी नहीं है, आदित्यनाथ योगी नहीं, तो फिर उत्तर प्रदेश इनके लिए मुश्किल है, जो आज दिखता है, मैं वो कह रहा हूं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव, केजरीवाल की पार्टी आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुश्किल तो है इनके लिए, बहुत आसान रास्ता नहीं है। गोवा विधानसभा चुनाव बहुत आसान नहीं है। मणिपुर विधानसभा चुनाव, आपने देख लिया मणिपुर में क्या हुआ था कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले, किस तरह का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था केंद्र के एक्टिविटीज और केंद्र के इंप्लीमेंटेशन एंड एक्सिक्यूशंस को लेकर। फिर आता है राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा को इलेक्टोरल कॉलेज में आप अगर नंबर्स लेकर आ जाते हैं तो आपकी स्थिति अच्छी होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो अहम चुनाव और मुद्दे हैं, इसके तरफ भी अगर आरएसएस की बात करें तो क्या उनका नुमाइंदा सिर्फ एक मुद्दे पे, हिंदुत्व और हिंदुत्व की बात कर इन राज्यों में राज्य बनाने की स्थिति में है, या भारतीय जनता की बात करें सिर्फ स्ट्रक्चरली विदाउट आरएसएस क्या राज्य जीतने की स्थिति में है? जी आप बताएं, क्योंकि ये राज्य आप भी जानते हैं ये मुश्किल राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में। जी सुभाष। देखिए, कुछ साल पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे उस वक्त मोहन भागवत इन्होंने इस चुनाव से पहले रिजर्वेशन पे एक बात की थी
और इसके कारण वहां पे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो बीजेपी की क्या ताकत है और आरएसएस की क्या ताकत है, ये इस एक वाक्य से हमें पता चल जाता है। एक है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी के लिए ग्राउंड वर्क का पूरा काम करती है, आरएसएस के कार्यकर्ता काम करते हैं। हालांकि आरएसएस कभी ये मानती नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखित रूप में दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे तब, कि वो किसी भी राजनीतिक कामों में हिस्सा नहीं लेगी, वो सिर्फ सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं रहा है। पिछले कई सालों से, कई दशकों से आरएसएस पूरी तरह राजनीति में लुप्त है और बीजेपी का जो भी संगठन मंत्री ब्लॉक लेवल से नेशनल लेवल पर होता है वो आरएसएस से ही आता है। तो ये अभी सबको पता है, लेकिन फिर भी आरएसएस हमेशा इस दावे से कन्नी काटती है कि उनका कोई राजनीतिक कोई संबंध है किसी भी हालत में बीजेपी के साथ। तो बीजेपी का ये काम करने का जो तरीका है वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर डिपेंड होता है। और ऐसे में अगर आरएसएस वहां पे काम नहीं किया आरएसएस ने, तो जाहिर है उसका जो नुकसान जो है वो बीजेपी को पॉलिटिकल रूप में वहां पे देखने को हमें मिलेगा। जो पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र में कई ऐसे लोग मैं जानता हूं जो ब्रह्मचारी रहकर वहां पे चले गए, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया और उसके बाद वहां पे उन्होंने बीजेपी का संगठन जो है वो वहां पे मजबूत किया। और आज हम देख रहे हैं कि वहां पे बीजेपी की सरकारें नॉर्थ ईस्ट में, हालांकि वो यानी मिलीजुली सरकारें हैं, कोalition सरकारें हैं, लेकिन वहां पे बीजेपी इस लेवल तक पहुंच गई है कि वो वहां पे सरकार स्थापन करे। और कुछ हद तक उसको ये भी फायदा हुआ कि केंद्र सरकार में उनकी सरकार है, इसलिए वहां पर हमेशा ये जो अनडेवलप्ड रीजन है उनको बहुत मदद की जरूरत केंद्र सरकार से पड़ती है। तो जाहिर है कि कल अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ गई तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की सरकारें आ जाएगी। तो ये साफ है। लेकिन फिर भी बीजेपी को वहां पे अपने एमपीज और एमएलए चुनकर आए वहां पे, जो पहले कभी आए नहीं थे 20 साल पहले। तो उसका काम जो है वो उसका पूरा जो जमीनी तौर पे काम जो किया है वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने किया है और ये कोई नकार नहीं सकता। तो आरएसएस का महत्व कितना है ये सबको पता है। इसलिए आरएसएस का जो संगठन में उनका जो आग्रह है कि बीजेपी का अध्यक्ष आरएसएस का होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि इस पर जो है वो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है उनमें सहमति नहीं बन पाई है अभी तक। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के इंतजार में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, कि इंतजार में पूरा मीडिया पड़ा हुआ है। रोज नए नाम आते हैं, रोज सवेरे उठ के शायद रिपोर्टर की ये कोशिश होती है कि कुछ इनपुट्स डाल दें कि ये फलाना अध्यक्ष बनने वाला है, कब तक अनाउंस होगा। हम उसी इंतजार में बैठे रहते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी सरकार है। और खास करके ये देखा जा रहा है कि एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में कभी इस तरह की चीजें सुनी नहीं गई थी, उसमें इस तरह की चीजें रोज हो रही हैं। और कहते हैं ना, गार्जियन वर्सेस द सन। नड्डा जी का कहना था कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें संघ की जरूरत नहीं है। पर फैक्ट यह है कि बीजेपी संघ का ही एक पार्ट है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है या दिखाया जा रहा है या वाकई में ये बढ़ता जा रहा है, ये देखना है। और नया अध्यक्ष कौन होगा इसके इंतजार में हम आप सब बैठे हैं। और इसी पे हम फिर चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कब तक अपना नया अध्यक्ष अनाउंस करती है या फिर अपने एग्जिस्टिंग अध्यक्ष को एक्सटेंशन एक फिल्म की बात आती है ना, आपने भी सुना होगा, जो सनी देओल का एक मूवी था ना, समय पे समय, समय पे समय, कोर्ट के मामले में उन्होंने तारीख पे तारीख। तो लोगों ने उसी से इक्वेट कर लिया है कि तारीख पे तारीख, अध्यक्ष कब तक। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुभाष जी, हम फिर मिलेंगे इसी तरह के मुद्दों पे और लाइटली चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।